नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे रोहतक की, जहां प्रदेश स्तरीय बीजेपी संगठनात्मक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि पार्टी के संगठनात्मक बैठक के दो प्रमुख मुख्य उद्देश्य थे। पहला, प्रदेश भर के बीजेपी मोर्चे और प्रकोष्ठों की जनता में जाने के आगामी कार्यक्रम तय करना, और दूसरा अमृत महोत्सव, जिसके तहत आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके अलावा उन्होंने डाडम माइनिंग हादसे पर कहा कि यह बहुत ही दुखद हादसा है, जिसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। ऐसे स्टेट हेड्स की एक तरह से मीटिंग है, हर विभाग, हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चे की। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, दो उद्देश्यों पर ये हो रही है। एक उद्देश्य है आगामी योजना, एक पूरे समय का रोड मैप तैयार करना कि आने वाले समय में हर प्रकोष्ठ ने, हर मोर्चे ने, हर विभाग ने कहां तक अपने काम को पहुंचाना है। उसके साथ साथ दूसरा टारगेट है अमृत महोत्सव का, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। तिरंगा यात्रा से शुरू किए थे, बहुत हमारे 129 लोग जाकर आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। साथ ही बताया कि ये हेली हब देश में अपनी पहली तरह का ऐसा हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में जिस स्थान पर हेली हब बनाया जाएगा, वहां से मेट्रो की सुविधा भी नजदीक होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि प्रस्तावित हेली हब को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करें और जमीन लेने के साथ साथ अन्य सुविधाओं को शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने का काम भी शुरू किया जाए। अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में जाकर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया। बच्चों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखा। वैक्सीनेशन को लेकर स्कूल प्रशासन भी स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहा है। तो वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने बताया है कि बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावकों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है। इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं लॉर्ड महावीर जैन स्कूल में। वैसे अंबाला में आज कई स्कूलों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए। ये 9वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में, जैसे आज सीजीएम में और लॉर्ड महावीर जैन में, आर.एन. कपूर डीएवी में और सीजीएम में, इनमें स्कूलों में इम्यूनाइजेशन चल रहा है। देखिए, कोविड जिस हिसाब से बढ़ रहा है और जैसे मामले आ रहे हैं, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला इम्यूनाइजेशन, दूसरा सैनिटरी कंडीशन कि भाई कैसे आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, और तीसरा जब भी कोई लक्षण आए, प्राइमरी लक्षण आते ही आप डॉक्टर से मिलें। कोरोना नियमों को लेकर प्रदेश में भेदभाव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोरोना के लिए आम और खास के लिए अलग अलग नियम हैं। दरअसल देश प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन नेताओं के कार्यक्रम अभी बदस्तूर जारी हैं। हमारी एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। देश प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी करीब 1900 तक जा पहुंची है। वहीं हरियाणा में 970 से ज्यादा कोरोना के नए मामले देखने को मिले। ओमिक्रॉन के मामले भी 60 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी खतरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इन पर काबू पाने के लिए तमाम फैसले ले रही है।
इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि कोरोना नियमों का ठीक से पालन कराया जा सके और इन सब के बीच लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जहां आम लोगों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार और प्रशासन कोरोना नियमों का हवाला देकर उन्हें नियमों का पालन करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं नेताओं को लगता है कि कोरोना के नियम आम जनता पर ही लागू होते हैं। नेता इन नियमों के दायरे से बाहर है, यकीन नहीं हो रहा है तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है सोनीपत के गोहाना में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम की है। मौका था कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेश सिंह हुड्डा के जन्मदिन का, जहां जश्न में डूबे कांग्रेसी ये भूल गए कि कोरोना नियमों का पालन भी करना है। इस मौके पर कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने किया। इस दौरान बहुत ही कम लोगों के मुंह पर मास्क था। और अब सुनिए इंदुराज नरवाल इसे लेकर क्या बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो वो सॉरी, लेकिन आज खुशी का माहौल था। खुशी का माहौल हम सब भूल गए। भाई प्रोटोकॉल की बात करो चाहे किसी बात करो, लेकिन आज ऐसे सांसद का जन्मदिन था कि उस खुशी की में सब मास्क लगाना भूल गए, उसके लिए हम सॉरी। वहीं कांग्रेस के विधायक जयवीर की सफाई भी सुन लीजिए। देखिए, वैसे मलिक साहब ने उनके गाइडलाइन की बात कही है। सबको इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आज इस कोरोना हालात में सब सेफ्टी जरूरी है, अपनी भी लोगों की भी। मास्क यूज करें। यहाँ के हालात के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, अब इनको यहाँ के बारे में बताइए। देखिए, घर पे कोई भी अगर कोरोना उसमें है तो ये सेफ्टी से आना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। चुनावी राज्यों में पार्टी की रैलियां बदस्तूर जारी हैं। जहां देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहीं पीएम मोदी ने अगरतला में रैली को संबोधित किया। हालांकि रैली के बाद योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर कोविड की समीक्षा की। मतलब एक तरफ रैली तो दूसरी तरफ कोरोना की चिंता लोगों के गले नहीं उतर रही है। खैर, सवाल यह है कि कोरोना नियमों को लेकर यह भेदभाव क्यों? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर दुकानों के खुलने से कोरोना फैल रहा है तो क्या शराब की दुकानों पर उमड़ रही भीड़ कोरोना नहीं फैलाएगी? बाजारों और मॉल्स की भीड़ अगर कोरोना फैला रही है तो क्या रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना का बढ़ावा नहीं दे रही है? नेताओं के कार्यक्रम अभी भी बदस्तूर जारी हैं और आम आदमी को लगातार बंदिशों में बांधा जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि कोरोना से लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी जाए तो बेहतर है? किसी पर पाबंदी और किसी को आजादी से क्या कोरोना से हमारी लड़ाई कमजोर नहीं हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। डालम पहाड़ में हुए हादसे में मृतक तूफान के भाई मिथुन ने पहाड़ के खनन के सीईओ और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 5 लोगों के शव मिले हैं और चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। वहीं हादसे में मौत का शिकार हुए तूफान शर्मा, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, वो पोकलेन मशीन के ऑपरेटर थे। वहीं उसकी मौत के बाद उसके भाई मिथुन शर्मा ने तोशाम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मिथुन शर्मा ने कहा है कि मेरे भाई की मौत का जिम्मेवार पहाड़ खनन के सीईओ और गोवर्धन माइंस कंपनी के कर्मचारी हैं। हफ्ता दिन पहले से फ़ोन आ रहा था, बोल रहा था मैं परेशान हूँ, और वेदपाल देवर के नाम से है कोई, वो बोल रहे थे दबाव था इसके ऊपर कि जाओ बाहर काम करो। तो ये लोग बोलते थे ज़्यादा वो है, खतरा है, डेंजर है, नहीं कर पाएंगे काम। ज़बरदस्ती उनसे करवाते थे। और मेरा डाडम में हुए खनन हादसे को लेकर कांग्रेस के एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मामले पर बोलते हुए विधायकों ने बताया कि मुलाकात कर उचित जांच की मांग की गई, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए उचित सहायता की मांग की है। विधायकों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में भी ये मामला है, लेकिन अभी तक जांच के आदेश नहीं दिए गए। आज मैं और रेवाड़ी से हमारे साथी भाई चिरंजीव राव जी माननीय राज्यपाल साहब से मिलके जो भिवानी में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है खानों के अंदर,
हमारे मजदूर भाइयों की जान गई, उनके मुआवजे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए माननीय महामहिम जी को ज्ञापन दे के आए। आज हम लोगों ने नीरज शर्मा जी और मैंने गवर्नर साहब से मुलाकात करके उनको सारे मामले के बारे में अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्द वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सरकार के संज्ञान के अंदर तो ये बातें पहले से हैं और हमने जो गुड़गांव के अंदर मामले उनकी जानकारी भी उनको दी, उन्होंने बड़े धैर्य से हमारी दोनों की बातें उसके अंदर सुनी। हरियाणा में पद्मा स्कीम के लिए ऐसी लैंड पूल पॉलिसी निर्मित की जाए जिससे जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढ़ें। ये निर्देश मंगलवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत हर एक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने ब्लॉक वाइज कुछ उत्पाद तय किए हैं जिनको एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी। चरखी दादरी के निमली गांव से महिला अपनी शिकायत लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिलने सेक्रेटेरिएट पहुंची। महिला ने अपनी आप बीती अनिल विज को सुनाई। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि समस्या का तुरंत प्रभाव से निपटारा किया जाए। हरियाणा के स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यापकों ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रामविलास शर्मा ने अध्यापकों की परेशानी को समझते हुए शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर से मिलने का समय लेकर समाधान करने का भरोसा दिया है। हरियाणा की जो सलह है स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के लोग यहाँ कप्तान गजराज जी यादव, राजकुमार जी, ये सारे लोग हरियाणा भर में इनकी संख्या 4,500 अध्यापक भाई बहनों की है और आई एम ए टीचर और मैं अध्यापक के हितों की लड़ाई मंत्री रहते हुए भी लड़ता आया और अभी मैंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर से टेलीफोन पर बात किया है। हांसी में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। बिजली विभाग ने एक मजदूर को 2 महीने का 2,92,000 से ज्यादा का बिल भेजा। परिवार ने जब बिल देखा तो उनके होश उड़ गए। बिल को लेकर मजदूर के घर का कनेक्शन भी काट दिया गया। मजदूर बिल को ठीक करने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक मजदूर की समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो हमने बिल भरते रहे। हम 10वें महीने में अभी भरे 6,500 रुपये हमने, पिछले महीने 5वें महीने में फिर भरे हमने 1600 कुछ रुपये। उससे पीछे ही भरने लग रहे हैं, रेगुलर बिल भरते आने लग रहे हैं। तो अभी एक महीने में ये देख लो आप कितना बिल भेज दिया हमारे को। 2 महीने तो हुए भी नहीं है पूरे। अब ये देख लो कितना बिल भेज दिया, 3 लाख रुपये भेज दिए। मतलब बाढ़ बेच के भरते हैं, उनका बिल 1.5 लाख रुपये का मेरा मकान है। तो इसका मतलब बिल कहाँ से भरेंगे हम, ये बताओ। सिरसा के बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में मांगों को लेकर पीटीआई का धरना 573 दिन से लगातार चल रहा है। मंगलवार दोपहर को धरना स्थल पर किसानों के सम्मान में एकता दिवस मनाया गया। इस दौरान कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन में जीत दर्ज कर लौटे किसानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी संगठनों से जुड़े किसान सम्मान समारोह में पहुंचे और पीटीआई अध्यापकों के संघर्ष में साथ देने का आश्वासन दिया। तो थोड़ा पीछे 15 जून 2020 के बाद से जो पीटीआई संघर्ष समिति ने जो आंदोलन शुरू किया था, आज उसको 573 दिन हो गए हैं और 573वें दिन सभी के सभी साथी 22 जिला मुख्यालयों पर अपनी मांग और अपनी जो जायज मांग है उसको लेकर के अभी तक डटे हुए हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो सभी जिला मुख्यालयों पर जो किसान साथी हाल ही में ऐतिहासिक किसान आंदोलन को जीत करके इस धरा पर पहुंचे हैं, तानाशाह सरकार को झुका के पहुंचे हैं, उनको उनका असली चेहरा दिखा करके पहुंचे हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए आज का दिन तय किया।
और अब खबर भिवानी से है, जहां अपनी बहाली की मांग को लेकर लगभग 2 साल से लगातार धरने पर बर्खास्त पीटीआई के अध्यापक अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे हैं। बर्खास्त पीटीआई अध्यापक की बहाली के समर्थन में किसानों सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी हुंकार भरी है। आपको बता दें कि लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई के अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व राज्य प्रधान राजेश ढांडा ने कहा कि बहाली की मांग को लेकर जारी बर्खास्त पीटीआई के अध्यापक लगातार धरना दे रहे हैं। मंगलवार को 568वें दिन भी ये जारी रहा। साथ ही बर्खास्त पीटीआई के अध्यापक ने तय कार्यक्रम के अनुसार धरना स्थल पर 51 किसानों को सम्मानित किया और 9 जनवरी को शिक्षा मंत्री आवास का घेराव, साथ ही 23 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करने की रूपरेखा भी बनाई है। ऐसा संग्रह किसानों ने जो विजय हासिल करी है, आज सभी किसानों का यहाँ बुला के सम्मान समारोह किया गया और इसी कड़ी में सभी किसान नेताओं ने हमारे बर्खास्त पीटीआईयों को आश्वासन दिया है कि इस आप लोगों की बहाली की लड़ाई में हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और आज संघर्ष समिति हमारे जो बर्खास्त पीटीआईयों ने आज 9 तारीख को यमुनानगर में जो हमारा शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन है, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की। और अब खबर पलवल से है, जहां होडल उपमंडल के टूरिज्म कॉम्प्लेक्स डाबचिक में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हर घर नल हर घर जल योजना के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में 30 गांवों के पूर्व सरपंच, पंच, नंबरदार सभी को बुलाकर जल ही जीवन है के बारे में समझाया गया। लोगों को जानकारी दी गई कि किस तरह से जल को बचाना है और बारिश के पानी को किस तरह से एकत्रित करके उसको उपयोग में लाना है। इस सेमिनार का शुभारंभ पलवल के जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने किया। डीसी कृष्ण कुमार ने लोगों को बताया कि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है और इसको लेकर भारत सरकार हर घर नल हर घर जल योजना के तहत काम कर रही है। जल जीवन मिशन में हमारा लक्ष्य है कि हर घर में नल से जल पहुंचे। उसी श्रृंखला में आज होडल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को और पब्लिक हेल्थ के लोगों को, सबको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में दलितों का कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आज जींद की कई खापों ने दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। खाप नेताओं का कहना है कि खापड़ और छात्र दोनों गांव में शांति है और सभी धर्मों समुदाय के लोग मिलकर एक साथ रह रहे हैं। कुछ असामाजिक लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें पिछले 77 दिनों से कार्रवाई की मांग को लेकर दलित समुदाय उच्च जाति के लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारा जो छत्तीस जात का भाईचारा है, सभी धर्मों का भाईचारा है, उसको तोड़ना चाहते थे। तो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, या मैं कहूँगा कि ओछे हथकंडे अपनाते हुए हमारे भाईचारे के बीच में दरार पैदा करने चाहते थे। तो ये मैं कहूँगा थुआ तपा ने बहुत अच्छी शुरुआत की है हमारे भाईचारे को बढ़ाने के लिए। छत्तीस जात का भाईचारा एक हो, इसलिए आज छत्तीस जात के लोग पूरे थुए तपे से भी और जितने भी जींद की खाप पंचायतें वहां से भी सर्व जातीय सर्व खाप पंचायतें यहाँ पर आई हुई है छत्तीस जात के भाईचारे को एक करने के लिए। दिल्ली बाईपास पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बाइक पर 3 लोगों के जल जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बाइक पर जलकर मरे 2 युवकों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा से मुलाकात की और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल मृतक के परिजन क्रांतिमार्ग पार्क से प्रदर्शन करते हुए हिसार लोक सचिवालय के गेट पर पहुंचे, जहां प्रशासन ने उनके शिष्टमंडल से बातचीत के लिए बुलाया। शिष्टमंडल के सदस्य छांगेराम वाल्मीकि ने बताया कि परिजनों को शक है कि दोनों युवकों की दुर्घटना से मौत नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर किया गया। सिरसा में बस स्टैंड प्रशासन ने बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण कर रहे रेहड़ी चालकों की रेहड़ियों को हटवाया। संस्थान प्रबंधक रतनलाल नुइया के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि बस स्टैंड सिरसा के बाहर बसों के आने जाने पर रेहड़ियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और इसे लेकर उच्चाधिकारियों को शिकायत भी दी गई थी, जिसे लेकर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया।
अतिक्रमण का ऐसे है जी, दोनों जो अपने इन और आउट गेट है ना, इसके ऊपर इनका जमावड़ा रहता है। बार बार इनको समझाते हैं भी यहाँ नहीं लगानी रेहड़ी, लेकिन फिर भी ये यहाँ लगा देते हैं। इसकी दुर्घटना का वो रहता है और हमारे जीएम साहब ने भी आदेश करे भी इनको हटाना है जी। तो हम कल से लग रहे हैं और आज इनको यहाँ से हमने हटवा दिया है जी, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। इनको यहाँ रेहड़ियाँ वगैरह भी अपने बस स्टैंड का जो दायरा है इसमें नहीं रुकने देंगे। और एक बार फिर से हर खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल सरकार ने आदेश जारी किए थे कि बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन फतेहाबाद के बस स्टैंड पर ना तो सवारियों के सर्टिफिकेट देखे जा रहे थे और ना ही सवारियों ने चेहरे पर मास्क लगाया था। हर खबर ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। हमने बताया था कि किस तरीके से यहां लापरवाही बरती जा रही है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कोविड नियमों को लेकर अब सख्ती यहां देखने को मिल रही है। खबर दिखाए जाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की गई, साथ ही बसों में चढ़ने से पहले सवारियों के सर्टिफिकेट भी देखे गए। किसी भी गांव के हो बहुत रेयर ही है, बस अड्डे के ऊपर तो सप्ताह की हुई हॉलीडे से, तो सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। बस के अंदर भी चेक किया, हाँ, तो चलान भी कर रहे हैं सचिव साहब। अभी मार्केट में भी चेक कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी सब लोग मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और वैक्सीनेशन दोनों डोज की चेक किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से हर खबर का असर हुआ है। दरअसल हर खबर ने अपने कार्यक्रम रात का रिपोर्टर में जींद बस अड्डे पर रैन बसेरा न होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद अब 2 खराब पड़ी बसों को रैन बसेरे में तब्दील कर दिया गया। साथ ही रात में ठंड से बचने के लिए 15 बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई है। रैन बसेरा की जो हमने बस लगा रखी है ना, वो तो हमने लगा रखी जो गरीब तबका जो बाहर सर्दी के दिन जिसको नहीं वो पहुँच पाता। सच्चाई तो ये है, हमने जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर लगा दिया। प्रशासन ने हमारे से डिमांड करी थी कि भाई कम से कम 2 बसें जींद के लिए दे दो, एक तो वहाँ अड्डे के ऊपर और एक वहाँ पुलिस रेलवे स्टेशन के ऊपर, ताकि जो गरीब आदमी जिसकी छत नहीं है वो आगे उसमें गुजारा कर सके। महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा ने की। इस समारोह में बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के चुनाव में चुने गए बंसीलाल यादव प्रधान, बबलू प्रजापत उप प्रधान, सचिव अजय नेहरा, उप सचिव विनय कुमार और खजांची सतीश डागर को शपथ दिलाई गई। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने वकीलों से आह्वान किया कि वो जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय दिलाने में अपना योगदान दें। इस मौके पर रामलाल शर्मा ने कहा कि मेरे परिवार के 5 सदस्य इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और मैं हमेशा इस बार एसोसिएशन की अच्छाई सोचता हूं। महेंद्रगढ़ की नवनिर्वाचित बार मेंबर्स को शपथ दिलाने का कार्यक्रम था और इस अवसर पर मुझे भी आने का मौका मिला। बार के सदस्यों ने जो स्वागत किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनकी अनेक मांगें थी, उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाहर से आकर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद, भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र देश है और यहाँ की नागरिकता मिलना अपने आप में सपने जैसा है। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे दानिश का कहना है कि मुस्लिम कंट्री होने के चलते वहाँ हालात बेहद खराब हैं और इसीलिए उन्हें भारत आना पड़ा। दानिश का कहना है कि भारतीय नागरिकता मिलना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। अगस्त में मेरे ज्वाइन करने के बाद लगभग हमने 30 से 35 सर्टिफिकेट जो नागरिकता के सर्टिफिकेट लोगों को दे चुके हैं। तो इसमें जो भी अफ़गान से रिटर्न है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जो भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के तहत हमारा एक प्रोसीजर है, एक पोर्टल पे वो अप्लाई करते हैं। उसमें आईबी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, हम कंसर्न एसडीएम से भी रिपोर्ट लेके जब उसकी सारे कागज और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।